वीजा का सक्सेस डिपेंड करता है आपके फाइल के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी स्टडी कैसी है। वीजा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट के ऊपर आज उसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट मिलने के बाद कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए जिससे हमें वीजा लगने का ज्यादा चांसेस हो। दोस्तों, काफी लंबा समय इंतजार करने के बाद आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट मिलता है पोलैंड की एम्बेसी के लिए, तो आपको करना क्या है। पहली बात तो ये, आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। 15 दिन के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सबको देख लेना है, समझ लेना है कितने लोगों का अपॉइंटमेंट आ चुका है या आने वाला है, और जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट अभी समय अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा है तो वो वीडियो देख लीजिए। पूरा वीडियो देखेगा, आपको समझ में आएगा कि ऐसे कोई कमी तो नहीं रह गई हमारे फाइल में। वो देखकर आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलता है, वैसे ही आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका बैंक स्टेटमेंट कैसा है। क्योंकि मैंने पहले भी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एक और दो वीडियो बना रखी है, आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका अपॉइंटमेंट आ चुका है, तो अब आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का मतलब प्रिंट करके डॉक्यूमेंट डालना है। क्योंकि अभी आप बैंक स्टेटमेंट लाएंगे तो आपके ज्यादा चांस है कि वीजा का रिजेक्शन हो। को सबसे पहले अपने वीजा को सबमिट करने से पहले एम्बेसी में आपको अपना पासपोर्ट चेक करना है कि उसमें 6 महीने की वैलिडिटी है कि नहीं। अगर आप ये वैलिडिटी चेक नहीं करते, हम सबमिट कर देते हैं, तो आपका जो वीजा ऑफिसर है वो बिना आपकी प्रोफाइल चेक करे ही आपका पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट देख के ही वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने जब आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करा होगा पासपोर्ट सबमिट करके, तो उस टाइम आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी रही होगी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। और अभी क्या होगी, अभी वो एक्सपायरी हो गया हो और एक्सपायरी आने का टाइम आ गया हो और आपने उसको चेक नहीं करा हो और सबमिट कर दिया हो। कम से कम 6 मंथ वैलिडिटी पासपोर्ट मांगती है। इस वजह से आपको अपने पासपोर्ट का डेट एक्सपायरी चेक करना है। पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है, 6 महीने से कम है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग अपना फाइल सबमिट करके अपना समय और अपना पैसा व्यर्थ नहीं कीजिएगा। क्योंकि वो लोग पासपोर्ट की वैलिडिटी देखते ही आपका पासपोर्ट को मतलब वीजा को रिजेक्ट कर देंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप लोग न्यू अप्लाई करिए रिन्यू पासपोर्ट के लिए, और तब जाकर जब आपका पासपोर्ट है तब री-अपील करिए। फिर भी रिस्क लेना है तो आप बेसिक लीजिएगा। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। इससे अच्छा यही है कि पासपोर्ट को रिन्यू करके दोबारा से अपॉइंटमेंट लेकर दोबारा अप्लाई करिए। क्योंकि जब उनके क्राइटेरिया में आप स्टैंड नहीं हो पाएंगे तो वो आपका वीजा ऑटोमेटिक रिजेक्ट ही कर देंगे। तो दूसरा आता है दोस्तों आपका पासपोर्ट साइज फोटो। जो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म पे जो पासपोर्ट साइज की फोटो मांगी है, उसकी 4 फोटो पेस्ट करिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ताकि ताकि आपका जो फोटो का क्राइटेरिया है बिल्कुल ओके हो। क्योंकि काफी लोगों को ये नहीं मालूम होता कि पासपोर्ट साइज फोटो डालनी कौन सी है। तो वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे देखिए, उसमें साइज लिखा होगा, मेजरमेंट लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप फोटो क्लिक करवाइए और फिर उसको एप्लीकेशन में लगाइए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, वीजा एप्लीकेशन। तो ये वीजा एप्लीकेशन क्या है? तो वीजा एप्लीकेशन दोस्तों यही है जो आपके द्वारा या आपके एजेंसी के द्वारा या आपके एजेंट के द्वारा जो आपके अपॉइंटमेंट लेने के लिए वीजा को एप्लीकेशन में फिल किया था, ये वही है, वही आपको प्रिंट करा के लेके जाना है। तो वीजा एप्लीकेशन में आपको मिलेगा कहाँ? जब आपका अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड हो जाता है, जब आपको मेल आता है, तो उस मेल में आपको ये मेंशन किया होता है लिंक के साथ कि आपको इस लिंक को क्लिक करके इसको डाउनलोड करके प्रिंट कराकर अपने पासपोर्ट के साथ अटैच करना है। जो मैं वीजा एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसको आप कोशिश करिएगा जो आपको एजेंसी ने एजेंट ने आपको दिया है उसको अवॉइड करके जो मेल पे लिंक आया है उसको डाउनलोड करके उसको लेके जाइएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका कवर लेटर। कवर लेटर दोस्तों आपको 4-5 पेजों को नहीं बनाना है, कम से कम बनाना है 1 पेज का। उसमें ही आपको अपनी जो भी कहानी है, मतलब जिस वजह से आप जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे आएंगे, कब आएंगे, सिर्फ वही लिखिएगा। अपनी पूरी राम कहानी मत लिख देना कि मेरा सिचुएशन ये है, मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ भी नहीं। सिंपल शब्दों में लिखना है ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए क्यों जा रहे हैं, किस पर्पज जा रहे हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का वर्क परमिट डॉक्यूमेंट, जो आपको पोलैंड से किसी एजेंट के थ्रू मिला, एजेंट से मिला, या आपने डायरेक्ट मंगवाया या फिर किसी एजेंसी के थ्रू मिला है, तो आपको उसको लगाइए। उसके अंदर होता है आपका वर्क परमिट, आपका गारंटी लेटर, आपका अकोमोडेशन जो आप खाओगे पियोगे, या फिर ट्रैवल का जो भी इसमें मेंशन होगा। अगर उन्होंने मांगा है तो वो आपको सारी डिटेल देनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो वीजा एप्लीकेशन में, कि ये ना हो कि आपने डाला है और रिजेक्शन मिल गया कि आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग थे। तो इस चीज का भी पूरा ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट चेक करना है। आपको जो पोलैंड से आया है वर्क परमिट, उसको कि कितने पेपर हैं, कैसे हैं, सबको लाइन वाइज लगाना है। वर्क परमिट का पूरा डॉक्यूमेंट डाल दिया, फिर उसके बाद आता है पीसीसी। पीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो हम जिस भी शहर में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, वहां के शहर से पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है, वो डॉक्यूमेंट लगाना है। और उसकी वैलिडिटी कम से कम जब आप सबमिट कर रहे हो 3 से 4 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। वैसे 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। तो कोशिश करना जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए या फिर उस अपॉइंटमेंट मिलने का चांस लग रहे हो, उससे मतलब कि 1 महीना 1.5 महीना पहले बनवा लेना, ताकि आपके अपॉइंटमेंट मिलने तक वो एक्सपायरी ना हो। सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद आपके पास आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको मैंने पहले ही बताया कि मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूं, अगर उसमें आप जाके देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा ये कि आपको मिनिमम आपको दिखाना है बैंक स्टेटमेंट 2000 यूरो।
आता है एडिशनल डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप कोशिश करिएगा कि आप जिस वर्क परमिट के पर्पस पर जा रहे हैं आपको वो लगाना है, और आपने जितनी भी स्टडी की है वो लगाना है। ये नहीं आप आ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के पर उस पे, और आपने कहीं वर्क किया हो, प्लम्बर का वर्क किया हो, तो आप प्लम्बर का भी सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो उसको अवॉइड करिएगा। आपको लगाना वही है जिस चीज का आपका वर्क परमिट इशू हुआ है, और जिस परमिट के उस पे आप पोलैंड के लिए सबमिट कर रहे हो अपना डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट के पर्पस पे आप आ रहे हैं, एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन के पर्पस पे आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिशियन का आपके पास किसी कंपनी में आपने वर्क किया है और उसके पास सर्टिफिकेट है, वो जरूर लगाइएगा, आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा एडिशनल सर्टिफिकेट में है, अगर आप लोग मैरिड है तो अपने मैरिड का लगा सकते हैं। आप फैमिली का लगाएंगे तो आपको फैमिली का डिटेल लगाएंगे तो उसमें आपका थोड़ा ये हो सकता है कि आप उसमें मेंशन करेंगे कि भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जो मेरी फैमिली है जो मेरे इंडिया में रहेगी, मैं उनको सपोर्ट के लिए, उनको हर चीज के लिए, मैं अपने बच्चों की स्टडी के लिए मैं जा रहा हूँ, और जब मेरा वीजा का एक्सपायर टाइम आ जाएगा तब मैं अपने देश में वापस रिटर्न आ जाऊंगा। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको लगाना है वाटर बिल, आपका वोटर आईडी कार्ड, या आपका कोई भी जो गवर्नमेंट का वो जिसमें एड्रेस मेंशन हो, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कर सकते हैं, लेकिन आप अपना आधार कार्ड मत लगाइए। आधार कार्ड रेजिडेंस के प्रूफ में नहीं आता है, तो उसको खासकर उसको इग्नोर करिएगा। काफी लोग गांव में रहते हैं, जैसे यूपी की तरफ, बिहार की तरफ रहते हैं, तो उधर आपका कुछ ना है तो बिजली बिल तो आएगा ही, तो बिजली बिल आप प्रूफ लगा सकते हैं। और फिर इससे मैं बोल रहा हूँ, आधार कार्ड आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, रेजिडेंस प्रूफ नहीं है, तो आधार कार्ड नहीं लगाइए तो आपके लिए बेहतर होगा। सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको एक आता है, एक इसमें चेकलिस्ट आता है, चेकलिस्ट आपको फिल करना है। उसमें वही चेकलिस्ट में वही फिल करना है, वही टिक लगाना है जो जो आपने डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन किया है। उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है, तो जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उस सब को यस और नो में करना। आपको जो अवेलेबल है उस पर यस करना, जो अवेलेबल नहीं है उस पर रॉन्ग क्रॉस का निशान लगा देना। दूसरा है दोस्तों, जो लोग इंडिया से हैं उन लोगों को एनओसी देने की जरूरत नहीं है, और बाकी जो काफी लोग जो गल्फ से अप्लाई करते हैं, दुबई से, सऊदी अरब से, ओमान से, कतर से, मस्कट से, कहीं से भी, तो काफी लोगों को नहीं भी मांगते और मांगते भी। तो कोशिश मैं यही कहूंगा कि आप लोग रिस्क ना लेकर एनओसी अगर आपको प्रोवाइड हो रही है तो उसको अटैच कर दे, ताकि इसकी वजह से, थोड़ी सी एनओसी को ना लगाने की वजह से आप लोगों का वीजा का रिजेक्शन ना आए। तो कोशिश करना, अगर आपको एनओसी मिलती है, जो इंडिया से बाहर के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो इंडिया में उनको जरूरत नहीं है, जो इंडिया से बाहर के, तो कोशिश करना कि आप लोग एनओसी अटैच करो। तो सारे डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे कर लिए हैं, फिर आपको करना क्या है कि एक बार सबमिट करने से पहले, एक दो दिन पहले, जब भी आपका कहीं इधर भी है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, चेन्नई में, कहीं भी है आपका वो अपॉइंटमेंट है, तो आप उसे एक दो दिन पहले अपने जो डॉक्यूमेंट आपने रेडी किए हैं, वहां पर एक चेकलिस्ट भी मिलता है, आपको होगा एप्लीकेशन फॉर्म में चेकलिस्ट मिलता है, उसके थ्रू आपको सारा कुछ चेक करना है कि आपने कौन कौन से उन्होंने डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किए हैं, आपने कौन कौन से फुलफिल किया है, उसको चेक करना है। और आप सारी चीजों को बिल्कुल लाइन वाइज लगाना है, कि आप वो ना हो कि वो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहा हो आपको मिल नहीं रहा हो, तो वही आप सीरियल वाइज, जैसे चेकलिस्ट में 1 2 3 करके लिखा होगा, पहले पासपोर्ट, वर्क परमिट, कवर लेटर, जो भी होगा उसकी साइज से लगाइए, ताकि आपको इजीली निकाल कर आप उनको हाथ में दे सके। दोस्तों, वीजा का जो सक्सेस है डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके फाइल के ऊपर, कि आपने फाइल कैसे तरीके से अटैच किया है। आप लोगों की कंपनी भी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जिस कंपनी में आपने अपना डॉक्यूमेंट आपको निकलवाया है, वो कंपनी कैसी है, क्योंकि वो भी मैटर करती है। डॉक्यूमेंट तो आपने सारे लगा दिए और वो कंपनी बेस्ट नहीं है या अच्छी नहीं है, वो आपको ले स्टैंड नहीं ले रही है, तो फिर आपका वो भी तब भी जाके रिजेक्शन हो सकता है। लेकिन वही है, सारी चीज को, क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हुए बस आप सबमिट करिएगा, तो आपको आसान होगा कि आपका वीजा मिल सके। क्योंकि दोस्तों, जो वीजा ऑफिसर है वो आपका यही सब डिटेल चेक करेगा। आपने जो चेकलिस्ट के थ्रू जो आपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, कवर लेटर वगैरह सब चेक करेगा, और उसके बाद चेक करता है कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी का क्या है, क्या वैल्यू है। अगर वो उनमें से कोई सा भी आपका कोई ऑप्शन एक वीक पड़ जाता है, तो आपका वीजा रिजेक्शन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको सब कुछ बिल्कुल बहुत ही मध्य तरीके से देखते हुए आपको अपील करना है। करने के बाद भी आपका कोई डॉक्यूमेंट अगर रह जाता है, मिसिंग रह जाता है, तो आप लोगों को 14 से 15 दिन का टाइम मिलता है। उस 14 से 15 दिन के अंदर आपका जो भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपको कैसे भी कर आपको एम्बेसी में सबमिट करना है, वो भी जेन्युइन तरीके से। कोई डुप्लीकेट मत लगाना कि जल्दी में कि मेरा वीजा लग जाए, तो आप पकड़े गए तो आपका वैसे ही वीजा रिजेक्ट होगा। अपने सारे डॉक्यूमेंट को फुलफिल करके अपने वीजा एम्बेसी में अपना पासवर्ड और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। आपको 15 दिन से लेकर 21 दिन का टाइम दिया जाता है। आपको उसमें वेट करना होता है, और आपको उसमें डेट भी मेंशन होती है, इतने दिन में आपको पासपोर्ट आपको सेलेक्ट करके अपना कलेक्ट करके लेके जाना है। उसमें ऐसा भी होता है कि दोस्तों की कहीं कहीं कोरियर ऑप्शन भी होता है, तो आप लोग कोरियर ऑप्शन देंगे तो ऑटोमेटिक जब आपका प्रोसेस हो चुका होगा एप्लीकेशन, वीजा एप्लीकेशन एम्बेसी से, तो आपका बाय पोस्ट आपके घर पे भी पहुंच जाएगा। तो काफी लोग तो भाई कोरियर वाला करते हैं, तो कोरियर के थ्रू आपके घर पहुंच जाएगा। अदरवाइज आपने अगर
कलेक्ट करने का ऑप्शन छोड़ा होगा तो आपको डेट मेंशन होगी कि उसके अंदर आपको जाके डेट कलेक्ट करके पासपोर्ट अपना कलेक्ट करना है। तो फाइनली आप लोगों ने जैसे अपना पासपोर्ट सबमिट कर दिया, आपको डेट कलेक्शन का मिल चुका है। तो आप मैं अपनी तरफ से यही दुआ करूंगा कि आप लोगों को जितना भी अपने पासपोर्ट के लिए वीजा के लिए अप्लाई करा है, सबको अपना वीजा अप्रूवल हो और अपने सही तरीके से आप लोग अपने सपनों की तरफ या अपने घर के सपोर्ट करने के लिए आप लोग अपने देश से बाहर आके अपना काम कर सके। बाकी यही है। और जैसे ही आप लोगों का वीजा आ जाता है, आप लोग अपना जो भी आपका एयरलाइंस है उसके थ्रू अपना फ्लाइट टिकट बुक करके अपना पोलैंड में आकर वर्क कर सकते हैं। सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई। आप लोग अपने अच्छी तरीके से सबमिट करिए, डॉक्यूमेंट अपना अच्छे से अप्लाई करिए ताकि आप लोगों को वीजा आसानी से मिल सके। और बाकी ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो पर। तो जब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। और चैनल पे आए हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।